ठीक है, आज करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएं। आप नहीं आ रहे थे 2 दिन से? लोग के टेस्ट करके नहीं आए आज, कि टेस्ट है इसलिए नहीं आए? ऑलमोस्ट डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ठीक है, उन्हें लगता है वो चला के, तो हम भी कल करेंगे टेस्ट। ठीक, बताना मत बट उनको। ठीक है, फीचर्स क्या हो सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? देखिए, ऐसा कहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमने बोरो की है। अराउंड जो 75% है वो हमने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। बट इसके बाद भी बहुत सारी विषय आपको दिख रहा है इससे, ये बीच में तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, 75% जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। बट ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग है, जो इसको अलग बनाता है बाकी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, एडॉप्ट कब किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, अपनाया कब था? डेट 26 नवंबर 1949 को। बट वो था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। बट उसके बाद देखते हो आप, ऐसी कुछ अमेंडमेंट्स है, संशोधन है जिसमें मेजर चेंजेस आए हैं। ठीक है, कौन सी है? 7th ये हुआ था 1956 में। ठीक है, 42nd 1976, 44th कब हुआ था? 78। और कोई है ऐसा, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिससे मेजर चेंज हुआ हो कॉन्स्टिट्यूशन में? 73rd 1992, 74th सेम 1992, और कोई 97th। वो मेजर चेंज नहीं था, छोटा चेंज था। ठीक है, 86 भी बोल सकते हो आप। 86 कब हुआ था? ठीक है, 2002। और 97th कब हुआ था? 2011। 101st ये बता दो आप, इसमें क्या हुआ था? 101 जो संविधान संशोधन हुआ था 2016 में, क्या ऐड किया था इसमें? ये आपको टिप्स में होना चाहिए। किसमें? बहुत सारे। यस, वेरी गुड। जीएसटी लागू किया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लाया था। और लागू कब से हुआ था जीएसटी? 1 जुलाई 2000। वेरी गुड, 1 जुलाई। ठीक है, जीएसटी पता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये सारे चेंजेस हुए, ये मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है इन अमेंडमेंट से जो इंट्रोड्यूस किया गया है। और आपको पता होगा कौन से आर्टिकल के अंडर होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड? आर्टिकल 368। ठीक है, और केशवानंद भारती किस बताया? 1973। क्या कहा था उसमें? कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं कर सकती पार्लियामेंट। ये डेट याद रखना है, 1 जुलाई 2007। लाया 2016 में था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, अब करो फीचर, जो विशेषता है कॉन्स्टिट्यूशन की। पहला है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, लिखित संविधान है। कोई ऐसी कंट्री बताओ जिसका लिखित नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? एनी? यूके। ठीक है, यूके के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अमेरिका के पास क्या है? रिटन। ठीक है, जो भी फेडरल स्ट्रक्चर कंट्री होगी उसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, जब एडॉप्ट किया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लिखना हमने दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। कितने आर्टिकल थे? 395, शेड्यूल 8 और पार्ट्स 22। अब आपने ध्यान रखना है, जो पार्ट 7 है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसको डिलीट कर दिया है।
क्या था इसमें? ऐसा कुछ सुना है आपने? राज्यों का वर्गीकरण, ठीक है, कैटेगराइजेशन ऑफ द स्टेट। हिमाचल क्या था? पार्ट सी स्टेट। तो इसी तरह से सारे स्टेट्स को डिवाइड किया गया था। जब 1957 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट करते हैं तो वो रिकमेंडेशन देता है कि इसको हटा दिया जाए, जो ऐसा कैटेगराइजेशन है। ये था पार्ट 7 में और इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। और कोई ऐसे पार्ट बताओ जिनको फिर से ऐड किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। 9A क्या है इसमें? वेरी गुड, पंचायत। ये तो हमने किया है, सबको आना चाहिए, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और कोई? 9B इसमें क्या है? ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और पार्ट्स बताओ, वो शेड्यूल है 11 12, ठीक है बता रहे हो, बट पार्ट्स और कोई बताओ। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से में है? 4A कौन से 4A कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड? सेकंड, ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 76, ठीक है। तो पार्ट 4A भी क्या, इसके अंदर एक ही आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है? 51A, ठीक है, आर्टिकल 51A। और कोई पार्ट हमने किया है क्लास में, थोड़ा सा याद करो, वो टॉपिक हमने पूरा क्लास में किया है। फोर्टीन ही किया है, ट्रिब्यूनल्स, वेरी गुड। कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd, सेम, ये दोनों 42nd से हुए, 14A और ये। और आर्टिकल कौन से इसके अंदर? वेरी गुड, 323A एंड 323B, ठीक है। अरे ये तो पड़ी हुई चीज़ है, फटाफट बोलो जैसे आप बोल रहे हो, ठीक है। पार्ट 14 ये सारी ऐड हुई है अमेंडमेंट से, ये वाले पार्ट से। तो कितने पार्ट्स हुए अभी टोटल, अगर सब पार्ट्स को भी काउंट किया जाए? 25। एक डिलीट हुआ है, 22 ओरिजिनल थे, डिलीट हुआ है 21, 4 और जोड़ दो तो हो गए 25, ठीक है। अब कोई ऐसा रीजन बताओ कि जो इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या रीजन हो सकते हैं इसके पीछे? कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, जियोग्राफिकल फैक्टर हो सकता है, क्योंकि इंडिया का जो लैंड है वो बहुत बड़ा है, नॉर्थ से साउथ तक देखोगे, ईस्ट से वेस्ट तक देखोगे, तो ये एक कारण है। क्योंकि अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं। जैसे आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग प्रोविजन है, जो नॉर्दर्न स्टेट्स आते हैं जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहाँ के लिए अलग प्रोविजन है। साउथ वाले कुछ स्टेट के लिए अलग प्रोविजन है, यूनियन टेरिटरी के लिए अलग प्रोविजन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ठीक है। हिस्ट्री से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, वहाँ से भी बहुत सारे प्रोविजन लिए, तो ये भी एक कारण है इसके लंबे होने का, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों स्टेट्स और सेंटर के लिए हमारे पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में भी एक ही है, बट कोर्ट्स वगैरह वो होते हैं, ठीक है। बट स्टेट के वहाँ के अलग रूल्स होते हैं स्टेट के, ठीक है। ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे अलग अलग प्रोविजन होते हैं सेंटर और स्टेट के लिए, बट हमारे पास क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट के लिए, ठीक है। अब दिखते हैं जो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर है वो अलग अलग सोर्सेज से लिए गए हैं, बोरो किया गया है डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है। हमने 3 चीजें की थी। एक क्या था? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कहां से लिया था? जो मेथड है इलेक्शन के प्रेसिडेंट का, फिर से भूल गए हो। 2 चीजें ली थी सेम वहां से, एक नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट।
आयरलैंड, हाँ जी। और राज्यसभा का इलेक्शन कहाँ से लिया था? मेंबर का इलेक्शन होता है राज्यसभा के, आयरलैंड से तो ये लिया है। 12 मेंबर को नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मेथड होगा वो लिया है आयरलैंड से। और साउथ अफ्रीका से लिया है मेथड ऑफ इलेक्शन टू द मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन होता है वो लिया है राज्यसभा से। चलो कंट्री वाइज कंट्री करते हैं। मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, बाकी आपको मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, वहां से कर लेना आप, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, यहां से लिया है फेडरल स्कीम, ठीक है। जो संघीय शासन है, फेडरल स्कीम, जुडिशरी, ठीक है, गवर्नर्स, इमरजेंसी प्रोविजंस और पब्लिक सर्विस कमीशन, वो लिया है यहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब बात करते हैं यूके की। यूके से क्या लिया है? ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और बाइकैमरल पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट के दो हाउस हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, ये भी लिया है। और पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर यूके से, ऊंचे बोलो, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ये भी यहां से लिया है। मैंने आपको एक आर्टिकल कराया था, आर्टिकल 105 एंड 194, ये क्या थे? ठीक है, प्रिविलेजेस ऑफ, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विशेष अधिकार, और ये जो स्टेट में एमपी एमएलएज हो गए, ठीक है, उनके विशेष अधिकार इसके अंडर आते हैं, ठीक है। और ये भी जो प्रिविलेजेस है पार्लियामेंट की, ये भी लिया है यूके से। फिर बात करते हैं यूएस की। यूएस से हमने लिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स और रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। मैं इंपॉर्टेंट्स आपको बता रहा हूं, बाकी आप देख लेना, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिए? ठीक है, जो पहले रशिया था यूएसएसआर, वहां से लिए फंडामेंटल ड्यूटीज। और क्या लिए यहां से? 5 ईयर प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना जो थी, अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। लास्ट कौन सी थी? 12th, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो लास्ट थी, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया से बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिकल 108, क्या है इसमें? एक 110 में ज्वाइंट सिटिंग, वेरी गुड, ये लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। आर्टिकल 108, आर्टिकल नहीं लिखना आपने, आप लिखो ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट कौन सी है? लिस्ट 3, कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल 7, अनुसूची 7 में है, जो 1, 2, 3 लिस्ट दी है। तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है? दोनों ही लॉज बना सकती है, ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बनाएंगे कंकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट है जापान, ठीक है। ऐसे लॉज जिसमें सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता हो, ठीक है, लॉज ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस, वो लिया है जापान से। और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर बाय लॉ, और जर्मनी से क्या लिया हमने? ठीक है, जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं वो लिया है ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो लिया है कहां से? जर्मनी से। जापान का है, एक तो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर बाय लॉ, और दूसरा है ऐसे लॉ जिसमें सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता हो। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर बाय लॉ, देखो जो भी प्रोसीजर होगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ चलेगा, ठीक है। कोई भी प्रोसीजर होगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ को फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए हमें, ठीक है। जो लॉ बना है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसीजर होगी, ठीक है। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और जो आप भूल जाते हो दूसरा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा।
ठीक है, जो संवैधानिक संशोधन ये भी लिया साउथ अफ्रीका से, और जो इलेक्शन होता है मेंबर ऑफ राज्यसभा ये भी लिया है साउथ अफ्रीका से। कनाडा फेडरल स्कीम है, बट उसमें ये कि जो सेंटर होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा एज कंपेयर टू स्टेट। ठीक है, फेडरल सिस्टम या स्कीम ऑफ फेडरेशन लिखो विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो ज्यादा एक्चुअली फेडरेशन में पता क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सेम होती है। इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि सेंटर ज्यादा पावरफुल है स्टेट कम पावरफुल है, बट इंडिया में जो स्कीम है फेडरल की, सेंटर ज्यादा पावरफुल है और सेंटर जो है वो कम पावरफुल है। और ऐसी तरह की जो स्कीम है वो कहाँ पे है, कनाडा में। इसके पास ज्यादा पावर है, इसके पास कम पावर है स्टेट के पास, और हमने ये लिया है कनाडा से। और क्या लिया कनाडा से, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय सेंटर। जैसे गवर्नर होते हैं जो स्टेट गवर्नर, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंटर करता है। ये भी कहां से लिया हमने, कनाडा से। और जो एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन क्या होता था, एडवाइजरी नहीं, एडवाइजरी, एडवाइजरी का मतलब क्या हुआ, प्रेसिडेंट एडवाइस मांगेगी सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, दो तरह का था उसमें, एक मैंडेटरी होता है, एक मैंडेटरी नहीं होता है। किया था आई थिंक आर्टिकल 132 और समथिंग 43। ठीक है, नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया है, डीपीएसपीज। ठीक है, और आयरलैंड ने किससे बोरो किया, ये स्पेन से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हमने लिया है आयरलैंड से, और आयरलैंड ने इसे बोरो किया है स्पेन से। और क्या है, दो चीजें जो मैंने अभी बताई थी। ठीक है, 12 मेंबर को नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट, ये भी लिया है आयरलैंड से। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड है, कौन सा सिस्टम यूज होता है, अच्छा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, हमें ट्रांसलेटर की जरूरत ना पड़ जाए कुछ दिनों में। ठीक है, बाकी आप कर लेना इससे। नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं कि एक ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। इसका मतलब ये है कि आपने देखा था जो आर्टिकल 368 के अंडर है, कुछ अमेंडमेंट्स है जो सिर्फ पार्लियामेंट करती है। ठीक है, उसमें स्टेट की जरूरत नहीं पड़ती है स्पेशल मेजोरिटी से, और कुछ अमेंडमेंट्स है जो पार्लियामेंट करती है स्पेशल मेजोरिटी से, और 50% जो है वो स्टेट भी रेटिफाई करेगी उनको। तो इसको कहते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, रिजिड भी है, जैसे अगर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है तो ये टफ है। ठीक है, जैसे जीएसटी काउंसिल होती है, इसको अमेंड करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप बॉडी है, इसको अमेंड करना है, तो इसमें क्या होगा, सेंटर तो स्पेशल मेजोरिटी से करेगी प्रोविजन पास, साथ में 50% स्टेट भी अपने लेजिस्लेचर से बिल पास करेंगे विद सिंपल मेजोरिटी। तो ये जो है वो रिजिड है, टफ है इस तरह के अमेंडमेंट करना। बट हमने देखा है कि कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जितने मेंबर प्रेजेंट है और वो वोट कर रहे हैं उसका, और उससे जो है मेजोरिटी ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड हो जाता है। इसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी, और इसको क्या कहते हैं, कौन से मेजोरिटीज करी थी हमने, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड इफेक्टिव। इफेक्टिव किस केस में यूज होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी एक टर्म यूज किया था हमने जब स्पीकर ऑफ लोकसभा उसको हटाना हो, या फिर राज्यसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर के केस में होगा इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, बट यहां पे आपने याद रखना है स्पेशल मेजोरिटी बस। ठीक है, अब हमारे पास है फेडरल सिस्टम। ठीक है, संघीय शासन है, बट आप उसमें देखोगे यूनिटरी बायसेस है। यूनिटरी बायसेस मतलब हमने देखा है कि जब इमरजेंसी लगती है सारी पावर किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास। ठीक है, सेंटर जो है वो पावरफुल हो जाता है, और जो भी
स्टेट पे लॉ बनाना है, कुछ भी करना है या कानून बनाना है, तो कौन करता है? वो सेंटर करता है। ठीक है, तो है तो फेडरल सिस्टम, बट क्या है? यूनिटरी वाइसेस है इसमें। ठीक है, तो ऐसे जो अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स है उन्होंने कहा है क्वाजी फेडरल कहा है, किसने कहा? ये केसी वेयर ने कहा है क्वाजी फेडरल। क्वाजी का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा क्वाजी जुडिशियल। एनजीटी सुना है आपने? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसको भी कहते हैं कि ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, कि इसके पास जो कुछ पावर है वो जुडिशरी की पावर है। जैसे ये किसी को समन भेज सकता है या फिर किसी को फाइन देने को कह सकता है, तो ये इसके पास जुडिशरी की कुछ पावर है। ऐसा ही इसका मतलब क्वाजी का फेडरल मतलब है कि जो कुछ एक प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो फेडरल है। ये कहा है केसी वेयर ने। ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म का है मॉरिस जॉन्स ने। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जॉन्स। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है, अब हमारे पास है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट लिखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा आर्टिकल बताता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में? ठीक है, क्या क्या प्रोविजन है 74 में? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, क्या होगा? COM इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, दैट देयर शैल बी COM, एक मंत्री परिषद होगी जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, ये 4 में कि 5 में है? और 4 में क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? अंडर 75 COM की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्लियामेंट। इसमें क्या है? ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो क्या करेगी? एड एंड एडवाइस करेगी किसको? सलाह देगी प्रेसिडेंट को। ये लिखा है आर्टिकल 74 में। ठीक है, और क्या फीचर होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो रूल करती है। और बताओ, लीडरशिप किसकी होती है? लीडर कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर। स्टेट में चीफ मिनिस्टर और सेंटर में प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब कि एक हायरार्की होगी, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स और फिर लोअर कोर्ट्स होंगे। ठीक है, ऐसे हायरार्की बनी, ये है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। और इंडिपेंडेंट किससे होगी? जो गवर्नमेंट के अदर 2 ऑर्गन्स है। ठीक है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है उनसे इसकी पावर्स अलग होगी, इसके साथ इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा इसमें। तो हमारे पास ये है इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यूएसए में भी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ऐसी जुडिशरी है वहां पे भी। यहां पे हमने देखा है, देखो जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो दोनों लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं। सेंटर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए होंगे, हाई कोर्ट कहाँ होता है?
स्टेट लेवल पे। बट दोनों ही लॉ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ हो गए और स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हैं, दोनों को इन्फोर्स कर सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी दोनों को कर सकता है। बट यूएसए में क्या होता है, जो फेडरल लॉज होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। और हर स्टेट के पास अपना सुप्रीम कोर्ट होता है और वो इससे जुड़ा हुआ नहीं होता, अलग होते हैं दोनों, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ है ना, इसके अलावा का वो नहीं है, सेंटर वाला अलग है, स्टेट का जुडिशरी अलग चलता है, तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है, ठीक है। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स। ये फीचर्स कर रहे हैं हम, फीचर है फंडामेंटल राइट्स। राइट्स वैसे क्या है फंडामेंटल राइट्स, अगर आपको डिफाइन करना है कि क्या है, किसको राइट है ये, या फिर किसी पे लिमिटेशंस है। राइट क्या होता है, नहीं हिंदी नहीं पूछा है, मतलब पूछ, हिंदी तो मुझे भी पता है राइट है, ठीक है, जो किसी इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। बट आपने देखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक लिमिटेशंस होता है, किस पे, गवर्नमेंट पे लिमिटेशन है। इसमें क्या लिखा है कि सरकार ये नहीं कर सकती है, सरकार ये नहीं कर सकती, ठीक है। तो सरकार पे एक लिमिटेशन है राइट्स, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड किया जाता है नेशनल इमरजेंसी के, जब इमरजेंसी लागू होगी तो। और कोई ऐसे दो फंडामेंटल राइट्स है जो नहीं कर सकते, कौन से, वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, 20 एंड 21, ठीक है। ये दो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। हमने आर्टिकल किए थे, कौन से थे, 358 एंड 359, कुछ याद है क्या होता है इसमें, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। यहाँ पे अगर इमरजेंसी लगे और ये आर्टिकल आए तो आर्टिकल 19 जो है वो खुद ही बाहर चला जाएगा। बाकी के, और अगर ये आए तो इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें 19 जाएगा सिर्फ। अगर ये आ जाए तो इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कौन से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 359 में ये होता है, उनके पास अलग से प्रोक्लेमेशन पास करना होता है हर एक फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने के लिए। जब 38 होगा तो 19 जो है वो ओवरऑल कंट्री में। ठीक है, एक्सटर्नल पे ही होगा ये, अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन से है तो 358 होगा। अगर ऐसा होगा कि आर्म्ड रिवेलियन है, जो इंटरनल इमरजेंसी जिसको कहते हैं, तो वहां पे 359 आएगा और प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे किस फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना है, ठीक है। और क्या हमारे पास, डीपीएसपीज, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है डीपीएसपीज, वैसे अगर आपको डिफाइन करना हो डीपीएसपीज क्या है, क्या समझते हो आप इससे। जैसे फंडामेंटल राइट्स है किसके, सिटीजन्स के राइट्स है, और को भी मिलते हैं सिटीजन्स के अलावा। डीपीएसपीज क्या है, ठीक है, ये आप कह सकते हो डीपीएसपीज जो एक डायरेक्शंस है किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है, कि आपने जब लॉ बनाने हैं तो ये वाले रूल जो है ध्यान में रखने, इनको इंप्लीमेंट करना है। क्या इसके इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल के इन्फोर्समेंट के लिए कि हमें ये फंडामेंटल चाहिए, इसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में, ठीक है। और कहां से लिए डीपीएसपीज, ठीक है। अब इसको फर्दर हम करेंगे, जब पूरा चैप्टर करेंगे, इसको कैटेगराइज किया है जैसे सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल में अलग अलग। नेक्स्ट है सेक्युलर स्टेट, धर्म निरपेक्ष राज्य। जो टर्म था धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर, वो कौन से अमेंडमेंट में लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, 42, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इससे पहले सेक्युलर टर्म नहीं लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में, बट प्रोविजन बहुत सारे थे। जैसे फंडामेंटल राइट में कौन सा प्रोविजन है, रिलीजन से रिलेटेड कोई प्रोविजन है फंडामेंटल राइट्स, धर्म से रिलेटेड आर्टिकल, ठीक है, 25 से 28, ठीक है, ये रिलीजन है, रिलीजन से रिलेटेड ये आर्टिकल यहाँ पे है। देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं जो धर्मनिरपेक्ष, जो सेक्युलर स्टेट के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट और एक होता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट।
ठीक है। जो वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे यूरोपियन कंट्रीज होगी, अमेरिका होगी, वो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, और हमारे जो कंट्री में है वो ये वाला जो है वो पॉजिटिव जो कॉन्सेप्ट है रिलीजन का, सेक्युलरिज्म का, ये फॉलो किया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो पहले तो जो सेक्युलरिज्म है वो क्या है, हमें कहा कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया है उसका कोई भी एक ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है, ठीक है। कहीं नहीं कहेगी इंडिया एक ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, जैसे हिंदुइज्म या फिर सिखिज्म, कोई भी एक स्टेट रिलीजन नहीं है। सबको समान मतलब एक तरह से देखा जाता है सारे रिलीजन को, और स्टेट भी सपोर्ट करता है सब रिलीजन को। जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो इंडिया फॉलो करता है, इसमें स्टेट इंटरफेयर करता है रिलीजन में। आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिर कौन चलाता है? सरकार चलाती है, सरकार के अंडर होते हैं। लेकिन जब आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे तो यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता सरकार का, ठीक है। बिल्कुल अलग होता है, जैसे चर्च हो गया वो स्टेट से बिल्कुल अलग होती है, और सेंटर जो सरकार जो है वो अलग चलती है। तो ये है नेगेटिव कॉन्सेप्ट, और जो हमारे पास है वो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। ठीक है। ऐसा कहा जाता है जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास मल्टी कल्चरल जो मल्टी रिलीजन सोसाइटीज़ है हमारे पास, इसलिए जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नहीं लाया जाता। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें लोअर कर दिया था वोटिंग एज को? 61 कब हुआ था? 61वां संवैधानिक संशोधन, ईयर बताओ। 1988 और 9, यही कंफ्यूजन है 8 और 9। क्लियर है? और जब 21 to 18 किया था वो किया था 1989 में। ध्यान रखना जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो पास हुआ था 88 में, और ये लागू हुआ था यहाँ से 89 से। अगर आए क्वेश्चन कि कब कम किया था जो वोटिंग एज था, तो वोटिंग एज कम हुआ है 21 से 18 19 में। अगर पूछा जाए 61st की कब पास हुआ था, तो हुआ है 1988 में, एक साल पहले। ठीक है। इसमें ये चीज है जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इसमें यह कि अब किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सका, जैसे रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, या फिर वेल्थ, या फिर किसी की जो प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे भी जो वोटिंग का राइट है वो नहीं दिया जाता। जबकि पहले क्या होता था, आपकी वेल्थ है वोटिंग ऐसे दिखा जाता था, और वुमेन को भी वोटिंग राइट नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन होता था यहाँ पे, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले। एक डिबेट भी है, जैसे मैरिज जो एज है वो कितनी है बॉयज और गर्ल्स के लिए? 18 और 20 अभी हटा दिए है, बढ़ाई गई कि हटाई गई है? श्योर। वही क्रिटिसिज्म है कि आप जो तो वोटिंग है, कंट्री कौन चलाएगा कैसे चलेगी वो 18 में डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, और जो मैरिज है वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, ठीक है। तो इस पे क्रिटिसिज्म है, डिबेट भी होता है इन दोनों चीज़ों पे। ये पास हो गया क्या बिल? बात हुई थी शायद, और कम करने की बात हुई थी, बढ़ाने की बात नहीं हुई थी, बढ़ाने की बात हुई थी। चलो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है, दैट इज इंडियन, ठीक है। स्टेट का कोई सिटीजनशिप नहीं होता है। बट बातें आपने सुनी होगी कि हम हिमाचल के, हम पंजाब के, डिस्क्रिमिनेशन जो इस तरह के रीजनलिज्म होता है वो बहुत होता है, ठीक है। साउथ में कुछ अलग ही चलता है, उनको पता नहीं होता हिमाचल जम्मू में क्या चल रहा है, उनको बस इल्ले अपना चलता है सारा कुछ साउथ में। आप जाओगे तो वहाँ पे हिंदी भी नहीं बोलते वो, अगर आप उनको समझ भी आ रही होगी तो भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे वो, इतना रीजनलिज्म है हिंदी को लेकर साउथ में। एक बार इंसिडेंट हुआ था, बेंगलोर का इंसिडेंट था, जब मेट्रो बनी थी वहाँ पे, तो नाम लिखे थे जैसे इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज और हिंदी, तो उन्होंने वो बोर्ड तोड़ दिए थे कि हिंदी को हटाओ यहाँ से, पता नहीं क्यों इतनी दुश्मनी है हिंदी से, ठीक है।
तो ये है सिंगल सिटीजनशिप, एक ही सिटीजनशिप है किसकी, इंडियन सिटीजनशिप जो है वो स्टेट सिटीजनशिप नहीं देता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट बॉडीज। कौन से इंडिपेंडेंट बॉडीज है हमारे पास, क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन, सिंगल सिटीजनशिप, हाँ। इंडिपेंडेंट बॉडीज कौन सी है, इंडिपेंडेंट बॉडीज, आपको पढ़ने को भी कहा था। सो बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आती है, इलेक्शन कमीशन, कैग, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इस तरह की जो बॉडीज़ है ये क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है। इनको जो अपॉइंटमेंट होती है वो तो गवर्नमेंट करती है, इसके लिए स्पेशल कॉलेज बना होता है जो बनाने के लिए, बट ये फंक्शन क्या करती है, इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है इनमें। तो ये भी एक यूनिक फीचर है। अब है इमरजेंसी प्रोविजंस। कौन से पार्ट में आते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, ठीक है, 18 में, पार्ट 18 भाग 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352 टू 360, ठीक है। और 3 तरह की है, ठीक है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब भी इमरजेंसी लगेगी तो जो कंट्री होती है पूरी वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ में जो है वो एक्ट करती है, सारी पावर कहाँ चली जाती है, सेंटर के पास। नेक्स्ट है 3 टियर गवर्नमेंट, त्रिस्तरीय सरकार। कौन सी 3 स्तरीय सरकारें हैं, 3 स्तरीय, सेंटर, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्ट कौन सा है, कौन से भाग में आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 9, और लोकल सेल्फ जो अर्बन वाली होती है वो, बोलो, आपने कहा 9 में आती है अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। पार्ट 9 में आएगी पंचायत। शेड्यूल कौन सा है, ठीक है, और इसके कितने सब्जेक्ट्स है, और आर्टिकल कौन से है, ठीक है। ये है अर्बन, सॉरी, रूरल लोकल बॉडीज, पंचायत। अर्बन लोकल बॉडीज कौन से में आएगी, पार्ट 9B, ए सॉरी, ठीक है, बी में आएगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 9A कितने सब्जेक्ट्स इसके, आर्टिकल, ठीक है, 243ZG, और शेड्यूल 12, और कितने सब्जेक्ट्स है इसके पास, और कौन से अमेंडमेंट्स है, ये 73rd और ये 74th 1992, और ये दोनों न्यू शेड्यूल थे 11 और 12, ठीक है। और इसमें आर्टिकल भी है, कौन सा आर्टिकल है, जिसमें 29 सब्जेक्ट है और 18 सब्जेक्ट्स है यहाँ पे, और इसमें ठीक है 243W। देखो आपने चीज़ें पढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं से आ जाएगी वो, ठीक है, 1-2 बार 3 बार पढ़ लो फिर चीज़ें फटाफट आपको याद आएगी। नेक्स्ट है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। हमने करा था इसमें कि 3 चेंजेस हुए थे। कौन सी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी थी, एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, लिख लो कोऑपरेटिव, वैसे तो लिखा ही होगा ये पहले, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा होगा। एक फंडामेंटल राइट बना दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने को अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। एक आर्टिकल किया था आर्टिकल 43B, ठीक है, और क्या हुआ था पार्ट 9B, और आर्टिकल कौन से थे, ZH to ZT, 243 ZH to 243 ZT,
ये वाले आर्टिकल आते हैं कौन से पार्ट के अंदर, 9B। ठीक है, क्रिटिसिज्म हमने कर लिया था कल कि निंदा की क्या की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के इतने लंबे होने की और भी जो फीचर्स है उसकी, ये चीज़ हमने कल कर ली थी। कल करेंगे हम प्रीएम्बल, ठीक है, प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन की। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो? एक मिशन है फ्री फायर नहीं है, प्री फायर है। किसका मिशन है? सुना है? नासा का मिशन है प्री फायर, ठीक है। कि ये सैटेलाइट्स है, आप कह सकते इसको पेयर ऑफ सैटेलाइट्स है ये, जो स्टडी करेगा एमिशन ऑफ द हीट फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। जो नॉर्थ और साउथ पोल है अर्थ के, वो कितनी हीट को एमिट करते हैं, रेडिएट करते हैं स्पेस में। इसको स्टडी करेगा ये मिशन। ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है जो नासा ने लॉन्च करी है, और ये स्टडी करेगा कि कितनी हीट रेडिएट होती है नॉर्थ और साउथ पोल में। जो नॉर्थ पोल है उसका नाम क्या है? आर्कटिक पोल, ठीक है, और साउथ वाले को कहते हैं अंटार्कटिका। और इसका नाम है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द इंफ्रारेड, मुझे ध्यान, ठीक है, इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट है, जस्ट फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड कई बार ये फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। पोलर रेडिएंट एनर्जी इन, सॉरी, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ये क्या करेगा, कितनी एनर्जी रेडिएट करता है नॉर्थ और साउथ पोल स्पेस में, उसको मेजर करेगा। और इससे क्या हेल्प होगी हमें? जो आइस है, आइस शीट है, और जो सी आइस है, ठीक है, उसके जो रेट है मेल्ट होने का, ये पता लगेगा एक तो। और दूसरा जो सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, जो समुद्र का स्तर बढ़ रहा है इस आइस शीट और सी आइस को मेल्ट होने से, ठीक। आइस शीट SHEET, ठीक है, आइस शीट और सी आइस जो मेल्ट हो रही है उसका रेट क्या है, कि ऐसा ये बताते हैं कि एक साल में कितनी आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, और जो पूरी आइस है वो कब तक मेल्ट हो जाएगी, इसको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा। और जो सी लेवल राइज हो रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, वो कितने साल में कितना, मतलब सेंटीमीटर जिसमें भी मेजर करते हैं, वो कितना बढ़ेगा, इसमें हेल्प करेगा प्री फायर। और दूसरा है, एक और मिशन है इसरो का है ये, तृष्णा, ये सुना है? किस चीज के लिए? तृष्णा का मतलब क्या होता है? ये जॉइंट वेंचर है एक इसरो, ठीक है। ये कहां की स्पेस एजेंसी है? नहीं, CNES फ्रांस की है, ठीक है। इसरो और फ्रांस का एक जॉइंट वेंचर है,
ठीक है, इन दोनों का तृष्णा। और ये क्या करेगा, ठीक कह रहे हो, सुना तो है कुछ कुछ। ये भी एक सैटेलाइट है जो अर्थ की इमेजेस लेगा, ठीक है, फोटो लेगा, और काय के लिए, जो हीट, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, उसको मेजर करेगा ये। ठीक है, एक डेडिकेटेड सैटेलाइट है जो मेजर करेगा अर्थ के टेम्परेचर को। मेजर या मॉनिटर लिख सकते हो, मॉनिटर अर्थ टेम्परेचर। ठीक है, और एम क्या है, जो क्लाइमेट चेंज है उसको काउंटर करना है, टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और स्टडी करेगा जो क्रिटिकल वाटर्स और फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, जो वाटर और फूड के चैलेंजेस है उसको स्टडी करेगा। ठीक है, तृष्णा का मतलब नहीं आता क्या, इट्स अ हिंदी वर्ड, हिंदी और इच्छा और आकांक्षा। ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब किसी की चाह होना कुछ, ठीक है, उसको कहते हैं तृष्णा। एक इमेजिंग सैटेलाइट है ये, जो फोटोज लेगा। इसको बंद कर।